Hello everyone, this is Dr. Krati Jajani. Welcome back to my YouTube channel Speedy Dentistry. Today's topic is Bell's palsy. Bell's palsy basically क्या होता है? फेशियल नर्व का पैरालिसिस होता है. Bell's palsy से ही हम इसे याद करेंगे कि ये बेसिकली है क्या? पेनलेस होगा ये. उसके अलावा अक्यूट होगा, मतलब एकदम से हो गया. लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन है. बाकी आपका पेशेंट सिस्टमिकली वेल होगा. और वाई से आता है योर एग्जामिनेशन अदरवाइज नॉर्मल. तो ये तो इसके फीचर दिखेंगे. और ये कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है. अब्रप्ट होता है, आइसोलेटेड यूनिलेटरल पेरिफेरल फेशियल नर्व पैरालिसिस, और कोई डिटेक्टेबल कॉज आपको दिखेगा नहीं. ज़्यादा तक ये किस में होता है? फीमेल्स को अफेक्ट करता है मेल से ज़्यादा. प्रेगनेंसी के टाइम पे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है. उसके अलावा मिडल एज फीमेल्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा होता है. और इसका रिकरेंस कौन से केसेस में होता है? डायबिटिक पेशेंट के केस में होता है. रेयरली बायलेटरल जाता है. इसका मतलब जो ज़्यादा तक इसके केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिलेटरल होता है. और फेशियल मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं. अगर ये हर्पीस सिम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब फेशियल नर्व पैरालिसिस और हर्पीस सिम्प्लेक्स साथ में, तब हम इसको बोलते हैं रैम से हंट ताइबी सिंड्रोम. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. राम से हंट ताइबी सिंड्रोम में क्या होता है? फेशियल नर्व पैरालिसिस एसोसिएटेड विथ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस. इटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है? तो इटियोलॉजी को आपको कैसे याद रखना है? ये इसको याद रखना है आपको रिको वायरल से. ये तो बेसिक है कि इडियोपैथिक होता है, HSV इन्फेक्शन से हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजी अननोन है. और पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि 7th नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इडीमा की वजह से नर्व कंप्रेशन होता है जो कि सप्लाई कर रही है. इटियोलॉजी में रिको वायरल क्या कहता है? आर से सबसे पहला आता है र्यूमैटिक हाइपोथेसिस. र्यूमैटिक हाइपोथेसिस ये कहता है र्यूमैटिड स्वेलिंग की वजह से जो फेशियल कैनाल है वहाँ पे प्रेशर लगता है और ऐसा हो जाता है, मतलब फेशियल पैरालिसिस डेवलप होता है. आई से आती है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी. इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी कहती है जो CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है गल्लन-बेरी सिंड्रोम में, वो एक्टिवेट हो जाती है और HSV इन्फेक्शन वगैरह ऐसे इन्फेक्शंस की वजह से ऐसा होता है. फिर आता है इस्चीमिक हाइपोथेसिस. ये कहती है वेसोस्पैज्म की वजह से कोल्ड एनॉक्सिया. वेसोस्पैज्म कब हो जाता है? जब कोल्ड हो, एनॉक्सिया हो, पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, एलर्जी हो, तब ऐसे इस्चीमिया की वजह से मसल जो है उसका नर्व सप्लाई डैमेज हो जाता है और फिर फेशियल पैरालिसिस डेवलप करता है. फिर आता है CO. ये होती है कोल्ड हाइपोथेसिस. सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा. फिर आती है वायरल हाइपोथेसिस. वायरल हाइपोथेसिस क्या कहती है? मम्स, एडिनोवायरस, HSV1, HSV2, इन सब की वजह से, और वेरिसेला जोस्टर जैसे. और फिर रैमसे एंड टाइबी सिंड्रोम. ये वाली चीज़ें इटियोलॉजी को डेवलप कराती हैं. फिर आता है कि अगर ये करा रही है तो प्रेसिपिटेट कौन कर रहा है? प्रेसिपिटेट कौन करता है? V2 को. पहला V से आता है वायरल इन्फेक्शन, इसको प्रेसिपिटेट करते हैं. वैस्कुलर डैमेज इसको प्रेसिपिटेट करता है. ट्रॉमा से प्रेसिपिटेट हो जाता है फेशियल पैल्सी, मतलब बेल्स पैल्सी. और को से आता है कोल्ड एक्सपोजर. इन सारी चीज़ों से ये प्रेसिपिटेट हो जाती है. बेसिकली इसमें होता क्या है? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के जो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स है फेशियल नर्व का, वहाँ पे अगर कोई डैमेज हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है नर्व में और नर्व शीथ में, तो वो मोटर सप्लाई जो फेस का है उसको अब्रप्ट कर देती है. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? फीमेल मिडल एज, स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होगा, टिपिकल मास्क और एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, और मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है. तो उसमें बेसिकली क्या दिखेगा? ये आईब्रोज. तो जिस साइड, अगर हम मान लेते हैं ये साइड में, ये साइड नॉर्मल है, ठीक है, तो ये वाला साइड तो पेशेंट आंखें क्लोज कर पाएगा. यहाँ पे रिंकल्स बनना बंद हो जाएंगे, अब रिंकल्स नहीं बनेंगे यहाँ पे. उसके अलावा डिस्चार्ज होता रहेगा और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता रहेगा. पेशेंट माउथ क्लोज नहीं कर पाएगा. स्टेपीडियस का पैरालिसिस की वजह से हाइपर अक्यूसिस, ज़्यादा तेज़ सुना जाएगा, और फिर हियरिंग लॉस भी हो सकता है. नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है, ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं ये अफेक्टेड साइड में क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएगा. फंगी फॉर्म पैपिला जो है उसमें पैपिलाइटिस हो जाएगा, वो ज़्यादा ग्रो करने लगेगा. उसके अलावा एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं बेल्स फिनोमेना. जब इस पेशेंट को आप बोलोगे आइज़ क्लोज करो, अभी आइज़ क्लोज तो नहीं कर पा रहा, तो आइज़ क्लोज करने की वजह क्या होगा? जो अफेक्टेड आई है
जैसे ये नॉर्मल आई है तो इसका आई बॉल इधर है। अफेक्टेड आई का आई बॉल जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जब भी आप पेशेंट को बोलोगे कि आंखें क्लोज करो। ये नॉर्मल आई है, ये अफेक्टेड आई है, तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा व्हेन पेशेंट इज आस्क्ड टू क्लोज द आई। इसको बोलते हैं हम बेल्स फिनोमेना। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन पे। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन को आपको याद कैसे करना है कि हमारे पास एक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है और एक सर्जिकल है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रेडनिसोलोन देते हैं। प्रेडनिसोलोन देंगे 1 मिलीग्राम पर केजी एक दिन में, शुरुआत के 6 डेज़ तक, और उसके बाद फिर इसको टेपर करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 डेज़। तो एक तो ऑप्शन है प्रेडनिसोलोन। अगर हर्पीज़ या वायरल इन्फेक्शन के साथ है तो हमें एसाइक्लोविर भी देनी पड़ेगी। एसाइक्लोविर का डोज क्या होता है, 5 टाइम्स अ डे, कितना 800 मिलीग्राम, और 7 डेज़ के लिए देते हैं 5 टाइम्स। और आई ड्राइंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा, आईज ड्राई ना कर जाएं, उसके लिए क्या करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स डालते हैं डे टाइम पे। डे टाइम पे तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स डालेंगे, आई ग्लासेस वेयर करने को बोलेंगे पेशेंट को। उसके अलावा आई लुब्रिकेंट लगाएंगे रात को सोते समय। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन एटियोलॉजी अननोन है, वेसोडाइलिस्टमीन वगैरह देते हैं, फ्लशिंग डोजेस ऑफ निकोटिनिक एसिड देते हैं, परमानेंट पैरालिसिस में सर्जिकल एनास्टोमोसिस करना पड़ेगा, और आई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। तो हमने बेसिक देख ही लिया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट में प्रेडनिसोलोन, एसाइक्लोविर और टीयर्स को प्रिवेंट करना है। सर्जिकल ऑप्शन में हम इसको कैसे याद करेंगे, 4+3। शुरुआत के 4 तो क्या है कि जो नर्व है उसका सर्जिकल डीकम्प्रेशन करो, सर्जिकल डीकम्प्रेशन, और सर्जिकल डीकम्प्रेशन के साथ साथ एनास्टोमोसिस कर दो। तो फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व जो है फेशियल नर्व, और हम हाइपोग्लॉसल को मिलाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है नर्व ग्राफ्टिंग कर दो, कहीं और से नर्व लेके लगा दो। नर्व ग्राफ्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, स्यूरल नर्व ले सकते हैं, ग्रेटर ऑरिकुलर, हाइपोग्लॉसल, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इन सब से नर्व ग्राफ्ट लगा देते हैं। फिर आता है नर्व ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ऑपोजिट साइड से नॉर्मल साइड से लगा दो, तो क्रॉस फेशियल नर्व ट्रांसप्लांट कर देते हैं ऑपोजिट साइड से। और चौथा ऑप्शन आता है डायनामिक न्यूरो वैस्कुलर मसल ग्राफ्ट। तो ये तो 4 ऑप्शन हो गए, सर्जिकल डीकम्प्रेशन प्लस एनास्टोमोसिस, इसमें 7th और हाइपोग्लॉसल को अटैच कर देते हैं। नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, स्यूरल नर्व ले सकते हैं, ग्रेटर ऑरिकुलर ले सकते हैं, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई ले सकते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व ले सकते हैं। नर्व का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं ऑपोजिट साइड की फेशियल नर्व से, और डायनेमिक न्यूरोवैस्कुलर मसल ग्राफ्ट। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं। फिर आते हैं 3 और चीज़ें क्या कर सकते हैं सर्जरी में। आईलिड जो होता है ना, उसकी ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर आईलिड गोल्ड वेट्स यूज़ करते हैं, अपर आईलिड गोल्ड वेट्स यूज़ करते हैं कॉर्निया को प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा मीडियल कैंथस है उसका रिकन्स्ट्रक्शन करना होता है, और टेम्पोरल फेशिया स्लिंग, ये हो गया पहला, ये दूसरा, और तीसरा आता है टेम्पोरल फेशिया स्लिंग क्रिएट करते हैं। सस्पेंशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू जाइगोमैटिक बोन, जैसे ये हमारा मैंडिबल है, यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ होगा, एंगल ऑफ माउथ ही बनाते हैं डायरेक्ट। ये लिप्स है, यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ है, एंगल ऑफ माउथ से जाइगोमैटिक बोन तक एक स्लिंग क्रिएट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैगिंग हो रही थी तो इसको बोलेंगे टेम्पोरल फेशिया स्लिंग। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।